नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रसिद्ध कथाकार सूरज प्रकाश जी की कहानी अधूरी तस्वीर का पाठ करेंगे। आपने मुझे भारी विपदा में डाल दिया है इंस्पेक्टर साहब। लिख सकूंगी क्या वह सब? सब कुछ हालांकि आंखों के आगे हर वक्त घूमता रहता है, लेकिन उसे शब्दों में बयान करना उस सब कुछ को फिर से झेलने जैसा लग रहा है। बहुत मुश्किल काम है सर, लेकिन अपने देश का, ड्यूटी का, धर्म का और इंसानियत का वास्ता देकर मुझे बांध दिया है। आपका सोचना भी सही है। अगर मैं कुछ नहीं बताऊंगी तो इतिहास का यह पन्ना, जो एक ही साथ उजला और घिनौना है, कभी सूरज की रोशनी नहीं देख पाएगा। बदकिस्मती से मैं अकेली ही तो उस हादसे की मूक गवाह बची हूं। अब मुझ पर ही तो यह जिम्मेवारी आती है कि उस घटना का पूरा लेखा जोखा सबके सामने रखूं, ताकि दुनिया जान सके कि न तो अभी इस दुनिया से इंसानियत खत्म हुई है और ना ही हैवानियत। इतने बड़े मकसद के लिए खुद को एक बार फिर तपाना ही पड़ेगा उस आंच में। उस लहू की नदी को एक बार फिर तैरकर पार करना ही पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं वह सब कुछ लिखूंगी जो मैंने देखा है। अब मुझे लगने लगा है मैं तभी सहज हो पाऊंगी जब इस हादसे के अनुभव को किसी के साथ बांट लूंगी। आप शायद यकीन न करें साहब, इन 3 दिनों में मैं एक पल के लिए भी सहजता से सांस नहीं ले पाई हूं। खाना पीना तो दूर, पलकें तक नहीं झपकी हैं मेरी। बस आतंकी सी हर वक्त सहमी सी बैठे रहती हूं। दुनिया भर के पत्रकार मुझसे सैकड़ों सवाल के जवाब मांगने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन मेरी जड़ता नहीं टूटती। सब कुछ अपनी आंखों से देखने और खुद झेलने के बाद भी लगता है काश यह सब कुछ एक दर्दनाक ख्वाब होता। कम से कम नींद उचटने पर टूट तो जाता, लेकिन यह सब तो बताती हूं सब सिलसिलेवार, कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, ताकि आपको सही सुराग मिल सके। आप उन कथित हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ सके। कोशिश करूंगी खुद पर काबू पाने की। इन शब्दों के जरिए जो कुछ मेरे बाहर आएगा वही तो मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन अनाम सहयात्रियों के प्रति, जो एक न लड़ी गई एक तरफा लड़ाई में बिना लड़े शहीद हो गए। जो इतिहास बन गए हैं उनका इतिहास लिखूंगी मैं, तभी मुझे चैन मिलेगा। उन सब की आत्माओं को शांति मिलेगी। मैंने आपके सवालों को अच्छी तरह समझ लिया है। हो सकता है लिखते समय कुछ बातें आगे पीछे हो जाएं या कम ज्यादा लफ्जों में लिखी जाएं। मैं जिस हालात में यह सब कुछ लिख रही हूं उसमें ऐसा होना स्वाभाविक ही है। नाम अदिति, उम्र 34, जन्म जिला संगरूर, पढ़ाई पहले संगरूर फिर चंडीगढ़, वहीं से आर्ट्स में मास्टर डिग्री। पिता सिख थे, सुदर्शन सिंह वकील थे।
माँ ब्राह्मण परिवार की थी, नाम राज, और मैं उनकी इकलौती संतान। पिता 3 साल पहले गुजर गए और माँ पिछले साल। मेरी मातृभाषा, ओह नहीं, माफ कीजिए सर, मेरी तो कोई मातृभाषा ही नहीं है। कैसी पागल हूं मैं, गूंगी हूं मैं। तभी यह बयान लिखकर दे रही हूं। रब ने मुझे बोलने के लिए कोई जुबान ही नहीं दी, लेकिन खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी बात कहने के लिए मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। मुझे ईश्वर ने कलाकार की उंगलियां दी हैं। मैं रंगों के जरिए, रेखाओं के जरिए शायद बेहतर तरीके से अपनी बात कह पाती हूं। मेरे हाथों से बनने वाले चित्र झूठ नहीं बोलते। सारे झूठों की, सारी बुराइयों की जड़ यह जुबान ही तो होती है, हमें अपनों से दूर करती है। आज सारे झगड़े जुबान को लेकर हैं। कई बार सोचती हूं कितनी खुश नसीब हूं मैं, इन सारी परेशानियों से परे रेखाओं के जरिए सच को सच की तरह कह पाती हूं। बचपन से दीवारें, आंगन और कॉपियां रंग रंग कर अपनी दुनिया रचती रही, बड़ी होती रही। वैसे भी पूरा बचपन अकेले बिताया है मैंने, बिल्कुल तन्हा। कभी किसी से खुद को बांटने, कहने, सुनने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। एक बात बताऊं आपको, मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं, मैं क्या कहना या क्या करना चाहती हूं, ये सभी बातें मुझे अपनी मां से नहीं कहनी पड़ी कभी। हम दोनों के बीच हर वक्त टेलीपैथी की अदृश्य तरंगें तैरती रहती थी। दूसरे कमरे में होने के बावजूद मां को मेरी हर गतिविधि या इच्छा का पूरा पूरा एहसास रहता। मैं तो खैर क्या ही बोलती, मां भी मुझसे स्पर्श के जरिए, आंखों और चेहरे के भावों के जरिए ही बात करती थी। जरा बड़ी होने पर मुझे यही लगता रहा, अगर मेरी जुबान होती भी तो भी मैं उसका इस्तेमाल ही न करती। चंडीगढ़ में मेरा अपना स्टूडियो और आर्ट स्कूल है। लड़कियों को रंगों की भाषा सिखाती हूँ। मेरी सारी दिनचर्या, उठना, बैठना, पहनना, ओढ़ना, सब कुछ कला को समर्पित है। अपरिचित नाम नहीं हूं इस फील्ड में। कई एकल सामूहिक प्रदर्शनियों में चित्र प्रदर्शित किए हैं। दिल्ली में एक एकल प्रदर्शनी की बात चल रही थी। उसी सिलसिले में कुछ एक पेंटिंग्स लेकर दिल्ली जा रही थी जब यह हादसा हुआ। एक ऐसा हादसा जिसने मेरे भीतर के कलाकार को बुरी तरह स्तब्ध कर दिया। मेरी चीखें भीतर ही घुटी रह गई हैं, आंसू आंखों में ही सूख गए हैं। माँ बताती थी, बचपन में मैं बहुत हंसती थी या बहुत रोती थी। लगता है खुद को हल्का करने के दोनों जरिए मुझसे छीन लिए गए हैं। इस भीषण दुर्घटना के बाद अब ना हंसी रही है मेरे पास और ना आंसू। उस दिन सोमवार था, 7 मार्च की खुशनुमा सुबह, यात्रा करने लायक मौसम। बस में काफी सवारियां थीं। बस स्टार्ट करते ही ड्राइवर ने गुरुवाणी का कैसेट लगा दिया था। अच्छा लगा था सुनकर। शुरू से ही माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं, माहौल ने जो कुछ दिया है, उसमें सबद कीर्तन, गुरुवाणी हमेशा
कानों में अमृत घोलते हैं। सिर खुद ब खुद उस परम पिता के आदर में झुक गया था और आंखें बंद हो गई थीं। सारा दिन सकारत जाएगा ऐसा सोचा था। दिन की शुरुआत भला इससे अच्छी और कैसे हो सकती है। सवारियां साथ साथ गुनगुनाने लगी थीं। थोड़ी देर पहले बस चलने तक सब अलग अलग सवारियां थीं, जिनकी मंजिलें अलग अलग होती हैं। शब्द कीर्तन की पवित्र लहर स्वरियों ने सबको जोड़ दिया था। मुझे सबसे आखिर वाली लाइन में सीट मिली थी, बाईं खिड़की से दूसरी। खिड़की की तरफ मेरे साथ एक बुजुर्ग बैठे थे। होठों ही होठों में गुरुबाणी का पाठ कर रहे थे कैसेट के साथ। मेरी दाईं तरफ एक नौजवान सिख बैठा था, दाढ़ी थोड़ी कतरी हुई, पगड़ी सलीकेदार। कहीं एग्जीक्यूटिव या आर्मी ऑफिसर रहा होगा। डीलक्स बस थी वह। सीटों की टेक ऊंची होने की वजह से बिना उचके आगे बैठे लोगों को देख पाना संभव नहीं था। बस में चढ़ते समय ही देखा था मैंने। कुछ एक बच्चे और जनानी सवारियां थी बस में। हमारी लाइन में बाकी 3 सीटों पर एक परिवार था, माँ बाप और नई ब्याही उनकी लड़की। उसका सुहाग का चूड़ा, मेहंदी रचे हाथ और चेहरे की रौनकें बता रहे थे कि अभी उसकी सुहाग रात की खुमारी भी नहीं उतरी होगी। बस में चढ़ते समय ही उससे आंखें मिली थीं और हमने आंखों ही आंखों में एक ही इशारे में बहुत कुछ कह सुन लिया था, बांट लिया था। मेरी मुस्कुराहट देखकर उसका चेहरा इंद्रधनुष में बदल गया था। वे शायद पहली बार घर लिवाकर ला रहे थे बेचारे। मेरे पास बैठे बांके जवान ने मुझसे पूछा था, कहां तक जाएंगी आप? मैंने इशारे से बता दिया, बस की मंजिल तक। वह कुछ और भी पूछना चाहता था, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया और एक पत्रिका खोल ली। दरअसल वह बहुत ही भला और प्यारा इंसान था। मैं कतई नहीं चाहती थी कि उसे मेरे बेजुबान होने का पता चले। बहुत दुखदाई होते हैं वे पल मेरे लिए, जब मुझे गूंगी समझ लिया जाता है। मैं बेजुबान जरूर हूं, गूंगी नहीं हूं। अपनी बात को तो कह सकती हूं मैं खुद भी उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। सुबह सुबह उसे एक गूंगी लड़की के लिए बेचारगी महसूस कराने और खुद बेचारी बनने का मूड कतई नहीं था मेरा। मैं साफ महसूस कर रही थी कि वह बीच में अकेला महसूस कर रहा था। एक तरफ मैं थी जानबूझकर पत्रिका में आंखें गड़ाए, और दूसरी तरफ दुल्हन की मां। मुझे अपनी शरारत पर कोफ्त हो रही थी, पर उपाय भी न था। बस 1.5 घंटे बाद करनाल अड्डे पर रुकी थी। ड्राइवर ने 10 मिनट का समय दिया था चाय पीने के लिए। तब किसे पता था उसकी खुद की और सारी सवारियों की यह आखिरी चाय होने जा रही थी। मैं बस से नीचे नहीं उतरी थी। चाय कम पीती हूं, यूं भी सफर में कुछ खाती पीती नहीं। बस जब चलने को थी तभी 5-7 नई सवारियां आई थी बस में। वे तीनों भी वहीं से चढ़े थे। 2 के कंधों पर सफारी बैग थे और एक ने अपना हाथ में वैसा ही बैग ले रखा था जैसा आमतौर पर मेडिकल रैप्स के पास होता है। उन्होंने अपने लिए सीटें तलाश ली थीं। एक ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जम गया और 2 दरवाजे के ठीक सामने वाली सीटों पर। उस वक्त हवा में
कहीं भी खौफ नहीं था। दरअसल तब तक उन तीनों ने आदमियत का जामा नहीं उतारा था। ड्राइवर, कंडक्टर, सवारियां, मैं खुद पहले की ही तरह अपने अपने में मशगूल थे। बस के भीतर एक दुनिया थी जो अपनी गति से चल रही थी। फिल्मी गानों के कैसेट ने फिर से वातावरण संगीतमय कर दिया और तभी वह सब कुछ हुआ था। कई चीजें एक साथ घट गईं। वे तीनों एक साथ खड़े हो गए थे। बस की दाईं तरफ एक जीप ओवरटेक कर आ गई थी, जिसमें बैठे स्टेन गनधारी ने बस ड्राइवर को बस धीमी करने पर मजबूर कर दिया। उनके बैगों से भी स्टेन गनें निकल आई थीं। एक जाकर ड्राइवर के सर पर खड़ा हो गया और दो ने पूरी सवारियों को अपने जद में ले लिया। बस किसी कच्चे रास्ते पर मोड़ दी गई थी। सबकी घिघी बन गई। दबी घुटी चीखों, हिचकियों और करुण चित्कारों से फिल्मी कैसेट की आवाज दब गई थी। पहली गोली से स्टीरियो सिस्टम को ही ठंडा किया गया। बस रुकी थी और भीषण नरसंहार ने एक आम दिन को इतिहास का एक क्रूरतम दिन बना दिया। खून की एक तरफा होली खेली गई थी उस सुनसान उजाड़ पगडंडी पर। थोड़ी देर पहले हंसती खेलती, अपनी अपनी उम्मीदों में जीती, मंजिल की तरफ जाती सवारियों को बेरहमी से लाशों के ढेर में बदल दिया गया था। अगले दिन अस्पताल में होश आने पर मुझसे ढेरों सवाल पूछे गए। मैं बेहद आतंकित थी। बदहवास हालत में कुछ भी बताने लायक स्थिति में नहीं थी। जरा हालत संभलने पर अखबारों में हादसे की अलग अलग खबरें पढ़ी। सचमुच कोई भी आदमी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहा है। बस यात्रियों की अब तक की हत्याओं से बिल्कुल अलग मामला है। सभी अखबारों ने अपने अपने कयास भिड़ाए हैं। पुलिस हैरान परेशान है, आखिर यह हुआ कैसे। कुल 30 मौतें। सिख ड्राइवर, मोना कंडक्टर, सारी सवारियां, औरतें, बच्चे, कुल सवारियों में 17 सिख। सभी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अगर यह सिख आतंकवादियों की करतूत है तो सिखों को भी क्यों नहीं बख्शा गया? और अगर हिंदुओं ने यह शरारत की है तो 13 हिंदू क्यों मारे गए? पत्रकार, पुलिस और सरकार इस गुत्थी से ज्यादा इस बात से हैरान है कि सिर्फ मैं ही अकेली कैसे बच गई। मेरे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं पाई गई। सबसे अलग गैंगवे में मैं बेहोश पाई गई थी। बाकी सवारियों को उनकी सीटों पर ही चिर निद्रा में सुला दिया गया। मेरे होश में आने के बाद से लगातार इस बात की कोशिशें जारी हैं कि मैं इन सारे रहस्यों पर से पर्दा उठाऊं, बयान करूं कि सब कुछ कैसे हुआ। आतंकवादी अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ गए हैं। सारी उम्मीदें मुझ पर हैं। सबकी उलझनें बिल्कुल सही हैं इंस्पेक्टर साहब। सारे रहस्यों पर से पर्दा मैं ही हटा सकती हूं। यह पता चलने पर कि मैं बेजुबान हूं और कलाकार हूं, मुझसे अनुरोध किया गया कि मैं अपना बयान लिख कर दूं और अपनी याददाश्त के सहारे उन निर्मम हत्यारों के चित्र बनाने की कोशिश करूं।
बचपन में एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ी थी। एक बड़े नामी कलाकार की प्रबल इच्छा थी कि वह एक ऐसा चित्र बनाए जिसमें 2 चेहरे हों। पहला चेहरा दुनिया के सबसे भले, मासूम और अच्छाइयों से भरे आदमी का हो, और दूसरा चेहरा दुनिया के सबसे खूंखार, बुरे और खराब आदमी का। वह अपने चित्र के लिए मॉडलों की तलाश में निकल पड़ा। एक जगह उसे एक बहुत ही मासूम, पवित्र सा और सारी अच्छाइयों के पुंज सा एक बच्चा मिला। उसे लगा चित्र के पहले चेहरे के लिए उसे मॉडल मिल गया है। वह उसे अपने साथ स्टूडियो में ले आया, उसे खिलाया, पिलाया और उसकी सारी मासूमियत को अपने रंगों के जरिए कैनवस पर उतार दिया। उसका आधा काम हो गया था। अब उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसे देखते ही लगे संसार की सारी खराबियों की खान है यह आदमी। वह भटकता रहा। ऐसे खूंखार आदमी की तलाश में 20 बरस बीत गए। वह बूढ़ा हो चला, पर उसे मन माफिक मॉडल न मिला जिसे वह सामने बिठाकर अपना बरसों से अधूरा पड़ा चित्र पूरा कर सके। वह निराश हो चुका था। तभी उसने एक दिन जेल से एक आदमी को निकलते हुए देखा। दरिंदगी जिसके चेहरे से टपक रही थी, एकदम डरावना। कलाकार को लगा आज उसकी तलाश पूरी हुई। यही है मेरे अधूरे चित्र का मॉडल। वह कैद से छूटे उस आदमी को शराब का लालच देकर अपने स्टूडियो ले आया। बड़ी मेहनत की, चित्र पूरा हुआ। कलाकार की खुशी का ठिकाना न था। जीवन का सर्वश्रेष्ठ चित्र जो पूरा हो गया था। तभी उस कैदी ने जोर का ठहाका लगाया। कलाकार ने जब इसका कारण पूछा तो वह बोला, यह बच्चे की जो तस्वीर है ना, जो बरसों पहले आपने बनाई थी, वह भी मेरी ही है। आज मेरे सामने भी वही समस्या आ खड़ी हुई है साहब। मुझसे उस खूंखार आतंकवादी और उसके साथियों की तस्वीर बनाने के लिए कहा गया है, जिसने भरी बस को, पूरी 30 सवारियों को अपनी निशानी गोलियों का निशाना बना डाला। मेरी बनाई तस्वीर के सहारे आप उसे और उसके साथियों को पकड़ सकेंगे। मैं एक कलाकार हूं, चित्र बनाना ही मेरा काम है। सैकड़ों चित्र बनाए हैं मैंने। यह काम भी मेरे लिए कतई मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह बात नहीं है। उस कलाकार को तो तस्वीर पूरी होने के बाद ही पता चला था कि उसने दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे खराब आदमी का चेहरा बनाने के लिए एक ही मॉडल को 2 बार अपने सामने बिठाया था। अब मैं आपको कैसे बताऊं कि जिस खूंखार आतंकवादी, सैकड़ों कत्लों के जिम्मेदार जसविंदर, हाँ यही नाम है उसका, की तस्वीर बनाने के लिए मुझसे कहा जा रहा है, उसकी एक अधूरी तस्वीर अब भी मेरे कलेक्शन में मेरे घर की मियानी पर पड़ी होगी। उसके बचपन की तस्वीर जो मैंने बनानी तो शुरू की थी पर कभी पूरी नहीं कर पाई। जस्सी मेरे पास कई दिन तक चक्कर काटता रहा था। दीदी, मेरी तस्वीर कब पूरी करोगी? मुझे क्या पता था कि उसकी अधूरी तस्वीर पूरी करने के लिए
मुझे यह दिन देखना पड़ेगा। इस मकसद के लिए उसकी तस्वीर पूरी करनी पड़ेगी। कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं जस्सी को जानती थी, बहुत अच्छी तरह, इतनी अच्छी तरह जितनी कोई बहन अपने मुंह भोले भाई को जानती है। वह मेरे ही मोहल्ले का एक होनहार अव्वल आने वाला लड़का था। अक्सर अपनी बड़ी बहन की उंगली पकड़ हमारे घर आता था। उसकी बहन मेरी सहेली थी। जस्सी बड़ा प्यारा बच्चा था, बीबा बच्चा, जिसे देखते ही प्यार करने का जी चाहे। तभी तो उस दिन उसे अपने सामने बिठाकर मैंने उसकी तस्वीर बनानी शुरू की थी। दुनिया के सबसे प्यारे बच्चे की तस्वीर। जब मैंने जस्सी की तस्वीर बनाना शुरू की, वह आतंकवादी नहीं था, भोला भाला बच्चा था। आज के आतंकवादी जसविंदर की तस्वीर तो मैं बना दूंगी, लेकिन जस्सी से जसविंदर उर्फ कर्नल उर्फ जेके उर्फ पता नहीं क्या क्या बनने के दौरान उसकी तस्वीरें कौन बनाएगा इंस्पेक्टर साहब। उस दिन उसकी चेहरे पर खरोंचें थीं, चोटों के निशान थे। वे सिर्फ खरोंचें ही तो नहीं रही होंगी, वे तो आइसबर्ग रहे होंगे, भीतर तक चीरने वाले जख्मों, घावों के बाहरी निशान। उन खरोंचों को तो मैं उकेर दूंगी चेहरे पर भीतर के घावों, नासूरों की तस्वीर, अगर कलाकार के पास यह शक्ति होती तो वह बाहरी हालात की, प्रभावों और प्रक्रियाओं की, जरूरतों और मजबूरियों की तस्वीर खींच सकता। तो जस्सी को अपनी अधूरी तस्वीर पूरी कराने के लिए आज जसविंदर ना बनना पड़ता। उस तस्वीरों के आईने में वह खुद को बहुत पहले देख चुका होता। यह विडंबना ही तो है कि जसविंदर के चेहरे भर की तस्वीर बनाने मात्र से आपका काम चल जाएगा इंस्पेक्टर साहब। आप कह सकते हैं कि उस तस्वीर की मदद से आप एक खूंखार कातिल को पकड़ सकते हैं, जो धर्म के नाम पर, कौम और जाति के नाम पर बेकसूर लोगों को मार रहा है। पर एक बात जानना चाहूंगी सर, आज के जसविंदर की तस्वीर तो मैं बना दूंगी, पर उन सैकड़ों जसविंदरों की तस्वीरें कौन बनाएगा जो आज पंजाब के हर गांव, हर कस्बे में तैयार हो रहे हैं। उनकी तो बचपन की अधूरी तस्वीर शायद किसी अभागी बहन के पास न हो, जिससे उनकी इस अंधेरी, गुमराह, आत्मघाती यात्रा का अंदाजा लग सके। उन्हें आप कैसे पकड़ेंगे? क्या आपको नहीं लगता कहीं कुछ गलत है? नहीं, गिनती की गलती नहीं, वह तो है ही नहीं। नहीं तो पुलिस द्वारा सैकड़ों आतंकवादी मार देने और पकड़ लेने के बाद भी उनकी संख्या घटने की बजाय हर दिन बढ़ती क्यों रहती? हर दिन एक नई जगह पर बेकसूरों की हो रही हत्याओं से तो यही लगता है गड़बड़ कहीं और है। मुझे नहीं पता आपकी पुलिस इस बारे में क्या सोचती है, पर मेरा कलाकार मन तो यही जानता है कि कोई आतंकवादी पैदा नहीं होता, पैदा तो कोई महान भी नहीं होता, सब वक्त का फेर होता है। आसपास का माहौल कब किसे नीचे गिरा दे, ऊपर उठा दे, रब ही जानता है।
मैं मानती हूं पूरी कौम, पूरी जाति या पूरा राष्ट्र एक ही नजरिए से नहीं सोचता। सोचना तो दो भाइयों या पति पत्नी का भी एक जैसा नहीं होता, लेकिन कुछ एक सरफिरों की वजह से पूरी कौम को सजा देना या पूरी कौम को ही गलत करार देना हमारी बीमार मानसिकता का परिचायक है। समस्या सिर्फ पंजाब को लेकर नहीं है, बुनियादी सोच को लेकर है। हम कब तक आतंकवादी बनाते रहेंगे और कब तक आतंकवादी गुमराह होकर देश को चलाते रहेंगे? इस समस्या के कारणों और निदान की पहचान करना आप लोगों का, समाज सुधारकों का काम है, राजनीतिज्ञों का काम है। लेकिन दिक्कत तो यही है, जिनको यह समस्या सुलझानी चाहिए थी वही धर्मगुरु और राजनेता इन धागों को और उलझा रहे हैं। शायद मैं फिर बहक रही हूं, लेकिन आज कहे बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं एक कलाकार हूं, पहले ही कह चुकी हूं। मेरे रंग झूठ नहीं बोलते, मेरी रेखाएं सच बोलती हैं। स्वाभाविक है, जसविंदर की तस्वीर बनाते समय मेरे हाथ बार बार कांपेंगे, रेखाएं गड़बड़ाएंगी, रंग साथ नहीं देंगे। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि उसने जो जघन्य अपराध किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। पर मैं यह भी जानती हूं कि मैंने जिस जस्सी की तस्वीर बनाना शुरू की थी उसे उसी रूप में ईश्वर ने बनाया था। आज जिस जसविंदर की तस्वीर मैं बनाऊंगी वह आज के समाज की देन है, उसकी नहीं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।